हाय ऑल, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा सेक्शन 37 जिसमें हम सीखे जीएसटीआर 1 के बारे में और हमने समझा जीएसटीआर 2A के बारे में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 39 विच स्पीक्स अबाउट जीएसटीआर 3B। फ्रेंड्स, जब जीएसटी रिजीम आई, जब जीएसटी लॉन्च किया गया तो शुरुआत में था जीएसटीआर 3, बट ड्यू टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस इन जीएसटीआर 3 a more simplified version was launched which is known as GSTR 3B। GSTR 3 को डिफर कर दिया गया और GSTR 3B को लॉन्च किया गया एंड GSTR 3B is effective till today। ठीक है, सो GSTR 3 was deferred and GSTR 3B was launched which is a more simplified version। Section 39 prescribes a monthly return in form GSTR 3 for every registered person other than those 6 which are not required to file GSTR 1 as well। किन किन को GSTR 1 फाइल करने की भी जरूरत नहीं थी, वही लोग GSTR 3B फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन थे? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स और OIDAR। इन 6 लोगों को GSTR 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो जो नॉर्मल टैक्स पेयर है और कैजुअल टैक्स पेयर है वो क्या फाइल करेंगे? GSTR 3B फाइल करेंगे। फाइन, तो जिनको GSTR 1 फाइल करना है उन्हीं को GSTR 3B फाइल करना है। GSTR 3 is to be filed by 20th of the month succeeding the relevant month or part thereof। However, filing of GSTR 3 has been deferred by GST Council। क्या बोले? GSTR 3B कब तक फाइल कर देना है? तो जैन का 3B कब तक फाइल कर देना है आपको? 20th फेब तक। फेब का कब तक फाइल कर देना है? 20th मार्च तक। ठीक है, लेकिन क्या बोला है? GSTR 3 has been deferred by GST Council। तो अब GSTR 3 नहीं है, तो GSTR 3 की जगह क्या है? GSTR 3B। Currently, return in form GSTR 3B is being notified as the monthly return to be filed by the registered persons who are required to file GSTR 3। Presently, the due date of submission for 3B is being notified as 20th day of the month succeeding the relevant month। ठीक है, सो जो GSTR 3 की ड्यू डेट है वही GSTR 3B की भी ड्यू डेट है। कंटेंट्स ऑफ GSTR 3B। GSTR 3B में क्या क्या होगा? GSTIN, नेम ऑफ द बिजनेस, टैक्स पीरियड, किस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो, समराइज्ड डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। हमने देखा था ये GST पोर्टल पे कि समराइज डिटेल्स डालनी होती किसकी? आउटवर्ड सप्लाईज की, रिवर्स चार्ज की। समराइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस एंड UIN होल्डर्स। समराइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को या UIN होल्डर्स को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स हम अलग से डाल रहे थे। एलिजिबल ITC, कितनी ITC के लिए एलिजिबल है, तो ITC की समराइज डिटेल्स डालेंगे। ठीक है ना, कि IGST का टोटल कितना, CGST का कितना, SGST का कितना। एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, आपने क्या कोई एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और नॉन GST सप्लाईज बाय किए हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स का पेमेंट बन रहा है? TDS TCS, अगर आपका किसी ने TDS TCS काटा तो उसकी अपन को क्या मिलती है? टैक्स क्रेडिट मिलती है ना। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आप कब सीखेंगे? फाइनल लेवल में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट GSTR 3B। नाउ विल लर्न समथिंग कॉल्ड एनुअल रिटर्न और GSTR related to composition taxable person and non-resident taxable person we will be learning in next lecture। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एनुअल रिटर्न से। ऑल द रजिस्टर्ड पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, हाउएवर फॉलोइंग पर्संस आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। फ्रेंड्स, ये एनुअल रिटर्न क्या होता है? जो आपने अप्रैल से लेके मार्च तक, मान लीजिए अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक
जो भी आपने रिटर्न्स फाइल किए 12 महीने के 12 रिटर्न्स, 12 GSTR1, 12 GSTR3 भी जो आपने फाइल किए, उनका समराइज्ड डिटेल किस में देंगे हम? GSTR9 में, जो कि क्या है हमारा एनुअल रिटर्न। मतलब पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सभी का समराइज डिटेल कहां पे देंगे फ्रेंड्स? हम GSTR9 में, जो कि क्या है हमारा एनुअल रिटर्न। ठीक है, और एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना होता है? 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो किन किन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको GSTR1 और 3B भी फाइल नहीं करना था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी फाइल नहीं करना था 1 और 3B। फिर डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इन लोगों को भी 1 और 3B फाइल नहीं करना था। इसके अलावा कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 1 और 3B फाइल करना है। इनको क्या फाइल नहीं करना है? GSTR9 फाइल नहीं करना है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जाते हैं 1-2 महीने के लिए बिजनेस करने के लिए आउटसाइड द स्टेट, तो वो 1-2 महीने में जितना ट्रांजैक्शन हुआ उसका रिपोर्टिंग वो उसी टाइम पे कर देते हैं। इन लोगों ने कोई पूरा साल तो वहां पे उस स्टेट में बिजनेस किया नहीं है ना? तो एनुअल रिटर्न कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना नहीं है। उसके अलावा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एंड कलेक्टिंग टैक्स, इनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? द रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 18-19, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करेंगे? 31 दिसंबर 2019 को। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करेंगे? 31 दिसंबर 2020 तक। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR9 थ्रू द कॉमन पोर्टल। gst.gov.in इज आवर कॉमन पोर्टल, और उसी से हमको क्या फाइल करना रहता है? GSTR9 फाइल करना रहता है। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले जो होते हैं, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं, उनको GSTR9 में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। उनको किस में करना है? GSTR9A में। अच्छा, उनके लिए अलग फॉर्म क्यों है? क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेयर तो सब डिटेल डालेगा, इतना टैक्स कलेक्ट किया, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, इतना एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, इतना टैक्सेबल सप्लाई किया, है ना? लेकिन जो 9A फाइल करेगा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, उसको तो केवल जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उससे बहुत कम डिटेल्स रिपोर्ट करनी होगी, है ना? क्योंकि उसने जितनी परचेज की वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है? इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उसको कोई मिलेगी नहीं, और उसने टोटल आउटपुट यानी टोटल सप्लाई कितना किया वो रिपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको सप्लाई का केवल एक परसेंटेज, ठीक है, जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है, मे बी 1% और 5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स, जो भी अप्लाई होता है वो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। इसलिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए एक अलग फॉर्म नोटिफाई किया गया है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल टैक्स पेयर के कंपैरिजन में कंप्लायंस बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? नाउ लेट्स लर्न सेक्शन 35। अभी हम पढ़ रहे थे एनुअल रिटर्न विच वाज सेक्शन 44। सेक्शन 35 contains the provisions relating to accounts and records. Section 5, subsection 5 और section 35 read along with section 44 and rule 80 of CGST rules stipulates that every registered person must get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant if the aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore. अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GST ऑडिट कराना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, ये ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज नथिंग बट वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। आपने जो जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो करेक्ट है या नहीं है, उसका वेरिफिकेशन जो होता है उसको बोलते हैं ऑडिट। कहीं आपने फेक ट्रांजैक्शंस तो रिपोर्ट नहीं किए, कहीं आपने फेक सेल्स या फेक परचेज तो नहीं दिखाई, तो ये सब चीजें वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ऑडिट। और ऑडिट किससे कराना है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक CA से, या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट से।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आप क्या कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स and reconciliation statement in the prescribed form along with the annual return। क्या बोला है कि जिन लोगों के लिए ऑडिट मैंडेटरी है वो लोग एनुअल रिटर्न जब सबमिट करेंगे तो एनुअल रिटर्न के साथ साथ क्या सबमिट करेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। एनुअल रिटर्न हमको पता है, उसके साथ क्या सबमिट करना है, जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, जो आपने सीए से अकाउंट्स चेक करवाए उन अकाउंट्स को सबमिट करना है ना। और क्या सबमिट करेंगे, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये रिकंसाइल करेगा द डिफरेंस बिटवीन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड योर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आप वो टर्नओवर डालोगे जो आपने 12 महीने में अप्रैल से लेकर मार्च तक जीएसटीआर 1 और 3B में जो भी टर्नओवर रिपोर्ट किया है वो आप डालोगे एनुअल रिटर्न में। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टर्नओवर रिपोर्ट किया है वो आएगा आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका बैलेंस शीट और पीएनएल, उसमें जो टर्नओवर होगा वो किस में जाएगा, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर इन दोनों टर्नओवर में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का रिकंसिलेशन बनाना जरूरी है और वो रिकंसिलेशन सबमिट करना भी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो रीजन, वो डिफरेंस कैसे हो सकता है, उसके क्या रीजंस हैं, उस डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लेवल पे ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ये चीजें जब आप एनुअल रिटर्न और 1 और 3B ये सारे रिटर्न्स जब आप आर्टिकलशिप के दरमियान जब आप फाइल करेंगे, इस चीज को आप प्रैक्टिकली करेंगे, तब आपको खुद ब खुद पता पड़ जाएगा कि इन रिटर्न्स में यानी एनुअल रिटर्न में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टर्नओवर है, इन दोनों के टर्नओवर में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है कि जो एनुअल रिटर्न में जो टर्नओवर बुक किया, जो शो किया, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टर्नओवर दिखाया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस रिपोर्ट करना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो एनुअल रिटर्न के साथ क्या सबमिट करेंगे, एनुअल रिटर्न, उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है तो, और उसके साथ क्या सबमिट करेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विल रिकंसाइल द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर with the audited financial statements and such other particulars as may be prescribed। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिकंसाइल करना है टर्नओवर किसका, एनुअल रिटर्न का और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। रिकंसाइल करना मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नाउ लेट्स लर्न सेक्शन 45 विच इज अबाउट फाइनल रिटर्न। तो फाइनल रिटर्न किसको सबमिट करना होता है, every registered person who is required to furnish return under section 39 and whose registration has been surrendered or cancelled shall file a final return in form GSTR 10। जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है वो क्या करेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करेगा इन फॉर्म GSTR 10। ठीक है, फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जब आपका कैंसिलेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर हो गया, कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया, उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। मान लीजिए जून में आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको फाइनल रिटर्न सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, फाइन। डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, अगर आपने रिटर्न भरने में कोई देरी की तो क्या होगा, अ नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मतलब GSTR 3B, अंडर सेक्शन 44 मतलब एनुअल रिटर्न, सेक्शन 45 मतलब फाइनल रिटर्न, सेक्शन 52 आपके कोर्स में नहीं है। Such notice shall require such registered person
टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 डेज। उनको एक नोटिस इशू किया जाएगा कि आप सभी ने, मतलब आप लोगों ने अगर सेक्शन 39 में जो रिटर्न है वो फाइल नहीं किया, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको क्या होगा, डिपार्टमेंट से एक नोटिस इशू किया जाएगा कि आप ये रिटर्न्स 15 दिन के अंदर फाइल कर दो। ठीक है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश फॉलोइंग बाय द ड्यू डेट, मतलब जो लोग रिटर्न अंडर सेक्शन 37 मतलब GSTR 1, GSTR 3B और फाइनल रिटर्न, जो लोग सबमिट नहीं करते हैं टाइम से, मतलब बाय द ड्यू डेट सबमिट नहीं करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, लेट सबमिट करते हैं, उनको दे शैल पे अ लेट फीस ऑफ ₹100 पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000। क्या बोला है, आपको 10 तारीख तक GSTR 1 फाइल करना रहता है। आपने फाइल किया 18 तारीख को, तो 8 दिन डिले किया ना, तो 8 दिन डिले किया तो 800 रुपए का लेट फीस आपको डिपार्टमेंट को पे करना रहेगा। 15 दिन लेट किया तो 1500, 40 दिन लेट किया तो 4000 रुपए, 100 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस पे करना रहेगा। लेकिन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5000। मान लीजिए आपने 6 महीने रिटर्न लेट फाइल किया, तो अगर 6 महीना लेट फाइल किया तो 6 महीने में तो 180 दिन होते हैं, 100 रुपए पर डे के हिसाब से गिनोगे तो 18,000 रुपए होगा। गवर्नमेंट कहती है उस केस में आपको केवल 5,000 रुपए भरने हैं, 100 रुपीज पर डे और ₹5,000 विच एवर इज लोअर यू हैव टू पे लेट फीस टू द गवर्नमेंट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ GSTR 1, GSTR 3B एंड फाइनल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न के लिए क्या लेट फीस है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट shall be liable to pay a late fees of ₹100 for every day during which such failure continues up to a maximum of 0.25% of turnover of the registered person in the state or union territory। क्या बोला है, आपको मान लीजिए 31 दिसंबर 2019 तक एनुअल रिटर्न फाइल करना था। आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, और कब फाइल किया, 31 जनवरी को, मतलब 30 दिन बाद। तो 30 दिन बाद अगर फाइल किया तो लेट फीस क्या होगी, लेट फीस वुड बी ₹100 पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, मतलब 3,000 रुपए 30 डेज, 100 रुपीज पर डे, मतलब 3,000 रुपए, या फिर 0.25% ऑफ योर टर्नओवर। तो आपके टर्नओवर का 0.25% मान लेते होता है 6,000 रुपए, तो 3,000 और 6,000 विच एवर इज लेस कम्स टू 3,000, तो 3,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। आपके टर्नओवर का 0.25% होता है 5,000 रुपए, और आपने 60 डेज का डिले किया, तो 60 डेज का डिले 100 रुपीज पर डे, तो कितना हो गया, 6,000 रुपए। तो इस केस में 6,000 रुपए और 5,000 विच एवर इज लेस कम टू 5,000, तो 5,000 आपको लेट फीस गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब इट मे बी नोटेड दैट द लेट फीस पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एनुअल रिटर्न is with reference only to CGST Act. An equal amount of the late fee would be payable by such person under SGST Act as well। मतलब क्या बोला है, ये जो बोला है ना 100 रुपए, ये हम CGST Act पढ़ रहे हैं, तो 100 रुपए जो बोला है वो अंडर CGST Act है, मतलब 100 रुपए और लगेंगे अंडर SGST Act, तो टोटल लेट फीस कितना होगा, 200 रुपीज। हम CGST एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा 100, SGST एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें अलग से 100 लिखा होगा। ठीक है, IGST एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कितना लिखा होगा, 200। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो 100 रुपए, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू CGST एक्ट ओनली। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में पे करोगे तो CGST के 100 रुपए पर डे और SGST के 100 रुपए पर डे अलग चार्ज होंगे। ठीक है, क्लियर। Now let's learn first return, which is section 40. When a person becomes liable to registration after his turnover crossing the threshold limit of 20 lakhs, 10 lakh in case of special category states except Jammu and Kashmir,
ठीक है। तो क्या बोला है, जब भी पर्सन अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देता है, वो 20 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और 40 लाख भी हो सकता है, हमने पढ़ा था। ही में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ सो बिकमिंग लायबल। तो लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लीजिए उसका 20 लाख का टर्नओवर कंप्लीट हो गया, क्रॉस हो गया 1 जनवरी को, तो उसको 30 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, ये भी हमने पढ़ा था। Thus, there might be a time lag between a person becoming liable to registration and the grant of registration certificate। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप 1 जनवरी को you became liable, तो 31 जनवरी से पहले क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। आपने मान लीजिए किया 15 जनवरी को और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 2 Feb को, बट इफ यू अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल, तो आपका एप्लीकेबल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा होता है, 1 Jan, ठीक है। दिस इज योर डीम्ड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बाद में ही आएगा, आपने अप्लाई 15 को किया तो सर्टिफिकेट आएगा, जीएसटी नंबर आएगा, वो कब आएगा, बाद में आएगा, वो आएगा, वो मान लीजिए आया 2 Feb को। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन 2 Feb एंड 1 Feb। तो हम लोग क्या करते थे, इस पीरियड में आपने जितने भी इनवॉइसेस इशू किए, उन सभी इनवॉइसेस को हम रिवाइज करते थे। कब तक रिवाइज करना है, विद इन 1 month ऑफ अराइवल ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट। मतलब मान लेते हैं 2 मार्च तक आपको क्या कर देना है, सभी इनवॉइसेस रिवाइज कर देने हैं जो इस पीरियड में इशू हुए। क्यों, क्योंकि आपने जिनको गुड्स सेल किए वो लोग जीएसटी की क्रेडिट ले सके। आप इस दिन 1 जनवरी को हो गए लायबल टू रजिस्टर, तो उस दिन से आपको टैक्स कलेक्ट करना मैंडेटरी। आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन इनवॉइस में जीएसटी नंबर नहीं डाला आपका, तो जीएसटीआर 1 में आपका जीएसटी नंबर ही नहीं डालोगे तो पता कैसे पड़ेगा कि किसने टैक्स कलेक्ट किया है, और वो टैक्स क्रेडिट सामने वाले को जाएगी कैसे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो इनवॉइस भी रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इनवॉइस में क्या होता है, इनवॉइस इज अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो आप उस इनवॉइस को रिवाइज करोगे, आपका जीएसटी नंबर डालोगे तो ही क्या ले पाएगा, रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा, ठीक है। तो आपको 2 मार्च तक सारे इनवॉइसेस रिवाइज करने रहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। विद इन 1 month आपको क्या करना रहता है, इनवॉइसेस रिवाइज करने पड़ते हैं। कौन से पीरियड के, इस पीरियड के। सो ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड मतलब 1 Jan से लेके 2 Feb तक, जो अपना लायबल टू बिकमिंग रजिस्टर और अराइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो टाइम गैप है इस पीरियड के बीच में, सच पर्सन माइट हैव मेड आउटवर्ड सप्लाईज, उसने कुछ सप्लाई किया होगा, दैट इज आफ्टर बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन बट बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस केस में क्या होगा, नाउ इन ऑर्डर टू एनेबल सच पर्सन टू डिक्लेयर द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय हिम फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्टर टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, so that the ITC can be availed by recipient on such supplies. Firstly, the registered person may issue a revised tax invoice against the invoices already issued during such month from the date of issuance of registration certificate। यही लिखा है कि आपको इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि आपका जो रेसिपिएंट है वो क्या ले सके, जीएसटी क्रेडिट ले सके। फर्दर सेक्शन 40 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्ड पर्सन shall declare his outward supplies made during the said period in the first return। इस पीरियड में जो भी आपने सप्लाई किए वो सभी सप्लाईज, इस पीरियड में जो भी आपने सप्लाई किए वो सभी सप्लाईज क्या करने हैं आपको, आपके फर्स्ट रिटर्न में डिक्लेयर करने हैं। तो आपने 2 Feb को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, तो फेब में जो बिजनेस करोगे उसका रिटर्न तो कब अपलोड करना होता है, मार्च में। लेकिन जैन में भी तो बिजनेस किया, टैक्स कलेक्ट किया, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास क्या नहीं था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो फेब में जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, हमने विद इन 30 days सारे इनवॉइसेस रिवाइज कर दिए जो जैन में इशू किए थे, और फेब के इनवॉइस और जैन के इनवॉइस दोनों का कंबाइंड रिटर्न जो कि होगा हमारा फर्स्ट रिटर्न, वो हम कब फाइल करेंगे, मार्च में फाइल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है।
So section 40 provides that the registered person shall declare his outward supplies made during this period in the first return furnished by him after grant of registration. The format for this return is same as regular return. 1 और 3B का जो फॉर्मेट है फर्स्ट रिटर्न का भी सेम फॉर्मेट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ कॉम्पोजिशन सप्लायर एंड रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर।